मुझे हमेशा आईने से नफरत रही है। बचपन से ही मुझे वो डरावने लगते थे। खुद को शीशे में देख पाता नहीं मुझे, क्योंकि खौफनाक लगता था। और उसी के साथ साथ ये चीज कि मैं खुद को ही वापस घूर रहा हूँ। वही बाल, वही मुस्कान, लेकिन फिर भी वो आप नहीं होते, है ना। मुझे आईना हमेशा से ही गलत लगते आए हैं, उल्टी दुनिया। और अगर आप उसमें घूरते रहे तो आपको एहसास होगा कि जो शख्स आपके सामने है वो आपसे बिल्कुल ही अलग है। मेरे दिमाग में ये सभी ख्याल चल रहे थे जब मैं एक बिल्डिंग के आगे खड़ा था जिस पर लिखा था हाउस ऑफ मिरर्स। हमारे शहर में साल में 1 से 2 बार ये मेला लगता था, जिसमें तरह तरह के मनोरंजन देखने को मिलते थे। उनमें से एक था ये। हर बार जब वो निर्धारित जगह पर बैनर और टेंट लगाना शुरू करते तो मुझे ये सोचकर उत्साह होने लगता था कि इस बार तो वो जरूर कुछ नया लाए होंगे। और हर बार मुझे वही पुराना घिसा पिटा मेला देखना पड़ता था। एक ताकतवर आदमी जो खुद को संभालने के लिए भी बहुत बड़ा हो चुका था, भविष्य बताने वाले झूठी औरत, ये सब बेकार की चीजें थी। क्या तुम अंदर जाने वाले हो या नहीं? वो था मेरा दोस्त बेन। वो स्कूल से ही मेरे साथ था। वो इन सभी तरह की चीजों के लिए हमेशा मेरे साथ आ जाता था। किस लिए? हम दोनों ही जानते हैं कि ये कितना बकवास होगा। हाँ, और हमने यहाँ आने के लिए $10 दिए हैं। हमें इसे वसूलने के लिए यहाँ का चप्पा चप्पा जान मार लेना चाहिए। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। उसी समय उस बिल्डिंग के अंदर से एक बूढ़ा आदमी भागते हुए बाहर निकला। वो हमारे सामने रखे कूड़े के ढेर में आकर गिर गया और अपने हाथ से मिट्टी झाड़ने लगा। उस आदमी को देखकर मुझे किसी की याद तो आ रही थी, हालांकि मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैंने उसे पहले कहाँ देखा था। नहीं नहीं नहीं, ये सब गलत हुआ। मुझे वापस जाना होगा। ऐसे कहते ही वो हाउस ऑफ मिरर में वापस चला गया। मैंने बेन की तरफ देखा। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो किसी नाटक का हिस्सा है? काश मुझे पता होता, पर खैर इस बेकार सी जगह में कुछ तो मजेदार है। मैं आज से पहले कभी हाउस ऑफ मिरर्स में नहीं गया था। हर चीज की तरह मुझे लगता था कि इस जगह में भी कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिसकी मुझे उत्तेजना हो। लेकिन उस दिन जब मैं उसके बाहर खड़ा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो जगह मुझे अंदर आने का इशारा कर रही है। और एक अलग फैसला लेते हुए मैंने उस पुकार को जवाब दिया। मैं उस बिल्डिंग के बाहर बने अजीब डरावने जोकर के मुंह के अंदर पैर रखकर आगे बढ़ गया और शीशों की उस भूलभुलैया में खो गया। मेरी परछाई ने मुझे घेर लिया। हर तरफ से वो मुझे बहुत ही अजीब ढंग से घूर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई देख रहा है, पीछा कर रहा है। मैं अपने दिल की धड़कनों को तेज सुन सकता था। हेलो, क्या कोई और भी है? कहां फंस गया मैं कुछ देर और उस शीशों की नगरी में घूमता रहा और अपने बाहर जाने के लिए दिशा ढूंढता रहा, लेकिन मेरे हर कदम के साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं डर के और करीब जाता जा रहा हूं। भाड़ में जाए जगह, मैं यहां से निकल रहा हूं। मैं उस उम्मीद में पीछे बढ़ा कि अपने पैरों के निशान के पीछे पीछे जाने पर मुझे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा, लेकिन मुझे जल्दी ही इस बात का एहसास हो गया कि मैं खो चुका हूं। एक पतला रास्ता जिसके जरिए मैं आगे गया था वो इन शीशों के बीच कहीं खो गया था और मैं अकेला रह गया था। मेरे आसपास दर्जनों शीशों के अलावा और कुछ नहीं था। बेन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं वापस आने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा हूं। बेन, अब तुम्हें नहीं सुन सकता, बल्कि अब तुम्हें कोई नहीं सुन सकता। मैं फौरन पीछे मुड़ा और मैंने फैसला किया कि मैं इस आवाज का पीछा करूंगा, लेकिन जितनी जल्दी वो आवाज आई थी उतनी ही जल्दी बंद भी हो गई। शायद ये वही बूढ़ा आदमी था जिसे हमने वापस बिल्डिंग के अंदर भागते हुए देखा था और ये सब एक अनुभव का हिस्सा था। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए तैयार हूं। मैं कुछ देर और उन शीशों के बीच घूमता रहा जब तक मुझे मेरी मंजिल नहीं मिल गई। आखिरकार मैं बाहर का दरवाजा सामने देखकर उसकी तरफ जोर जोर से भागने लगा। मेरा दिमाग और मेरा शरीर अब एक भी और सेकंड उस बिल्डिंग में नहीं बिताना चाहते थे। जब मैं बाहर निकला तो बेन का वहां कोई नामो निशान नहीं था। मैं आसपास के लोगों से उसके बारे में पूछने की कोशिश करता रहा, लेकिन बाहर खड़े हर शख्स ने मुझे नजरअंदाज कर दिया। हे, क्या तुमने मेरे दोस्त को देखा है? वो अभी 5 मिनट पहले यहाँ खड़ा था। हे, हेलो। सच कहूं तो ये देखकर मैं एक बार को बहुत डर गया था। शायद मेरे मुंह से बदबू आ रही थी या फिर ये सब एक बहुत ही बड़े मजाक का कोई हिस्सा था जो कोई मेरे ऊपर कर रहा था। कुछ देर तक लोगों से बेन के बारे में पूछने और उनका कोई जवाब ना मिलने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं घर वापस चला जाता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि बेन बोर हो रहा हो इसलिए वो घर वापस चला गया हो। हालांकि सब कुछ मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। गाड़ियां सड़क के रॉन्ग साइड पर चल रही थी, यहाँ तक कि बिलबोर्ड्स भी गलत साइड पर लगे हुए थे। टैक्सी, टैक्सी। जिस टैक्सी को मैंने बुलाया था वो रुके या धीरे किए बिना जोर से मेरे आगे से निकल गई और वो खाली थी। अब मुझे चिंता होने लगी थी। उस बिल्डिंग के अंदर जो आवाज मैंने सुनी थी मुझे वो याद आने लगी। बेन, अब तुम्हें नहीं सुन सकता, बल्कि अब कोई तुम्हें नहीं सुन सकता।
जितना तेज हो सकता था मैं उतना तेज वहां से भागा। मैं सड़क पर लोगों से टकरा रहा था, लेकिन किसी वजह से कोई मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा था, ऐसे ही जैसे उन्हें कोई फर्क ना पड़ रहा हो। मुझे ये एहसास होने लगा कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। मैं कुछ ही देर में अपने घर पर पहुंच गया और मैंने खिड़की से अंदर झांक कर देखा। मेरा दिल जैसे जम सा गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? वहां डाइनिंग टेबल पर मेरे बाकी परिवार के साथ मैं डिनर कर रहा था। मैं खुद एक दूसरा कॉलिन, लेकिन वो बहुत अलग लग रहा था, फीका, किसी आईने की परछाई के जैसे। लेकिन मेरे परिवार के बाकी किसी भी शख्स ने कुछ अलग महसूस नहीं किया। मैंने देखा कि मेरे बहरूपिया किस तरह मेरी जगह बैठा था और मेरे परिवार के साथ डिनर कर रहा था। जैसे ही उसने ऊपर जाना शुरू किया, मैं अंदर घुस गया। मैंने एक लंबी सांस ली और अपने कमरे में जाकर उसके सामने खड़ा हो गया और सवाल करने लगा, कौन हो तुम और तुम मेरे घर में आकर क्या कर रहे हो? वो शख्स, जो मैं नहीं था, हंसा जैसे मैंने कोई मजाक किया हो। मैंने कोने में पड़े बेसबॉल बैट को उठा लिया। तुम इससे क्या करने वाले हो? मुझे मारने वाले हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब तुम एक परछाई के अलावा और कुछ नहीं हो, मेरी परछाई, ठीक उसी तरह जिस तरह कभी मैं तुम्हारी परछाई था। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं असल में हूं। सच कहूं तो मेरी बात इतनी ठोस नहीं सुनाई दे रही थी। हम दोनों ही जानते हैं कि ऐसा नहीं है। कोई भी अब तुम्हें नहीं सुन सकता। अब तुम्हारी जगह कहीं और है, आईने की दूसरी तरफ, और ये तुमने भी देखा है ना? मैंने अपने पीछे बने शीशे में देखा, लेकिन मैंने देखा कि मेरी कोई परछाई नहीं थी। मैं परछाई था, और वो चीज जिसने मेरा नकाब पहना हुआ था वो जोर जोर से हंस रहा था। अब तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी है, तुम्हारे सपने, तुम्हारी उम्मीदें, तुम्हारी चाहतें, मैं तुम हूं। नहीं नहीं नहीं। मैंने उस शख्स पर हमला किया और बेसबॉल बैट जोर से उसके सर पर दे मारा, लेकिन मेरी इतनी ताकत और गुस्से का अंजाम एक शीशे में दरार लाने से ज्यादा और कुछ नहीं था। हे गाइस, मेरा नाम लुइस है। अगर मैं बताना चाहूं कि एक ऐसी कौन सी चीज है जिस पर मुझे गर्व है, तो वो होगा मेरा मैक्सिकन होना। हमारे देश में हम अपने रीति रिवाजों को बहुत ही शिद्दत से मानते हैं, और डे ऑफ द डेड एक ऐसा ही महत्वपूर्ण दिन है। इस डे ऑफ द डेड के दिन हमने अम्यूजमेंट पार्क जाने का फैसला किया। उस दिन पार्क के चारों ओर डे ऑफ द डेड के हिसाब से ही सजावट की गई थी, और वहां पर काम करने वाला हर व्यक्ति स्कल या भूत के कपड़े पहनकर घूम रहा था। हम सभी में से हमारा सिर्फ एक दोस्त ऐसा था जो वहां होने पर बेहतर महसूस नहीं कर रहा था। उसका नाम था पेड्रो। वो बार बार हमें यही कह रहा था कि ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है, और ऐसे करने से मरे हुए लोग हमसे बदला ले सकते हैं। खैर, हमने उसकी बातों को नजरअंदाज करने के बारे में सोचा और हम बम्पर कार रेस की तरफ चले गए। पहले तो हमें बहुत मजा आ रहा था, लेकिन फिर गाड़ी की गति बढ़नी शुरू हो गई। गेम चलती रही, लेकिन फिर अचानक कार की बेल्ट अपने आप टूट गई। जब मैं उसे ठीक करने की कोशिश करने लगा तो मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि एक गाड़ी मेरी तरफ तेजी से आई और उसने मुझे अपनी पूरी जान लगाकर जोर से टक्कर मारी। क्योंकि मैंने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी, इसलिए मैं गाड़ी से नीचे गिर गया और मुझे चोट लग गई। उस जगह पर काम करने वाले लोगों ने अपनी गेम बंद कर दी और 2 आदमी अपने हाथ में फर्स्ट एड किट लिए मेरी तरफ भागे, लेकिन मैं इतने में खड़ा हो गया और मैंने उन्हें बताया कि मैं ठीक हूँ, बस मेरे घुटने पर जरा सी चोट आई थी। मेरे दोस्त भी अपनी अपनी गाड़ी से उतरकर मेरे पास आ गए। पेड्रो बहुत डरा हुआ लग रहा था। गाइस, ये कोई संयोग नहीं है, ये मरे हुए लोगों ने किया है। हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। यहाँ होने से हम उनका सम्मान नहीं कर रहे, बल्कि इसे तो उनका मजाक बनता देख सकते हैं। ओह, अब बस भी करो पेड्रो, तुम अब बात को कहां से कहां ले जा रहे तुम बहुत टीवी देखते हो यार। जब मेरे दोस्त बात कर रहे थे तो उनमें से किसी ने ये नहीं देखा कि एक गाड़ी की हेडलाइट्स चालू थी। वो गाड़ी अपने आप स्टार्ट हुई और फिर बहुत ही तेजी से हमारी तरफ आने लगी। इससे पहले कि मैं किसी को कुछ समझा पाता, वो गाड़ी हेक्टर पर चढ़ गई। उस गाड़ी की गति इतनी तेज थी कि उसने हेक्टर के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैं वहां से उठकर भाग जाना चाहता था, लेकिन वहां बैठे डॉक्टर ने ना तो हेक्टर की मौत पर कोई टिप्पणी दी, बल्कि उसने बहुत ही बेरहमी से मेरी चोट पर अपनी उंगली घुसा दी। मुझे दर्द हो रहा है। उन्हें देखकर ये लग रहा था कि वो जानबूझकर ये सब नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया गया है। मेरे दोस्तों ने उसे मुझसे पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन वो डॉक्टर तस से मस नहीं हुआ। पेड्रो ने अपनी पूरी जान लगाकर उस डॉक्टर को जोर से लात मारी और तब जाकर वो आखिरकार पीछे जा गिरा। जैसे ही हम उस डॉक्टर के पास गए तो हमने देखा कि वो हिल नहीं रहा था। हम बहुत ही ध्यान से उस डॉक्टर के करीब गए और जब हमने उसे देखा तो हम दंग रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नजरें किसी एक जगह पर टिक गई और दूसरी तरफ उसकी उंगली अभी भी हिल रही थी। और हम ये देखकर और भी हैरान थे कि वहां एक किसी भी इंसान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था
कि हमारे साथ क्या हो रहा था। वहां आए सभी लोग इधर से उधर भाग रहे थे, सभी झूले नियंत्रण से बाहर हो गए थे और पार्क में आए लोग या तो एक दूसरे पर गिर रहे थे या फिर उन पर चढ़कर आगे भाग रहे थे। पार्क में काम कर रहे कर्मचारी जिन्होंने स्कल और भूतों वाले कपड़े पहने थे, वो लोगों के पीछे भाग रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सब मंत्रमुग्ध हैं। वो पागलों की तरह घूर रहे थे, ठीक उसी डॉक्टर की तरह जो मुझे चोट पहुंचाना चाहता था। मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये उन मरे हुए लोगों का ही काम है, ये दिन उन्हें सम्मान देने का है। ये लोग उनका मजाक बना रहे हैं। गाइस, चाहे तुम मुझे पागल समझो, लेकिन मुझे लगता है कि ये ठीक कह रहा है। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि इस जगह भूत है? तो फिर ये सब जो हो रहा है तुम उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या ये सब एक संयोग है? ये सब अचानक एक साथ पागल हो गए हैं और सभी गेम्स अपने आप गिरने लगी हैं? ये सब जो भी है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, वरना हम सब के साथ भी वही होगा जो हेक्टर के साथ हुआ है। तुम सही कह रहे हो। आओ, एग्जिट इस तरफ है। मेलिना और मैं पेड्रो के पीछे पीछे चलने लगे। बाहर जाने का रास्ता बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन मैं एक चीज देखकर हैरान था। एग्जिट के पास बने एक मैकेनिकल बुल में आग लगने लगी और कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसकी वजह से वो आग पूरे पार्क में फैल गई। उस आग की वजह से बाहर जाने वाला रास्ता भी बंद होने लगा। अचानक सारी भीड़ बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ आने लगी। हमने उस भीड़ को नजरअंदाज करने की कोशिश की और लोगों से आगे निकलकर दरवाजे तक पहुंचने लगे, लेकिन हमारी आंखों के सामने पेड्रो गिर गया। हमने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लोग बहुत तेजी से भाग रहे थे, इसलिए वहां पर झुककर उसे उठाना बहुत ही मुश्किल था। हमें उसे उठाने के लिए थोड़ी सी जगह की जरूरत थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पेड्रो मर चुका था। जितने भी सेकंड्स के लिए वो गिरा था, उतने में लोग उसे कुचलकर आगे बढ़ गए थे, जिस वजह से उसने दम तोड़ दिया था। मेलिना उसे कंधे पर उठाकर आगे बढ़ने लगी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। अब वो सांस नहीं ले रहा था। मेलिना सिर्फ एक मरे हुए शरीर को अपने कंधे पर लेकर चल रही थी। मेलिना, हमें जाना होगा अभी, ये जगह जलकर राख होने वाली है। नहीं लुइस, मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हें चलना ही होगा, वो मर चुका है। तुम समझ नहीं रहे, मैं नहीं जा सकती। मैं उससे प्यार करती हूँ। भागो, तुम जाओ, खुद को बचा लो, मैं यही रुकूंगी। मैं मेलिना को जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वो पहले से ही अपना फैसला ले चुकी थी। मैं जितना तेज हो सकता था उतना तेज भागा, और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने देखा कि किस तरह उस पार्क के 3 कर्मचारियों ने मेलिना को चाकू मारना शुरू कर दिया। मेरी दोस्त जमीन पर गिर गई और इससे भी उन्हें चैन नहीं मिला और वो लगातार मेलिना पर चाकू से वार करते रहे। मैं सिर्फ और सिर्फ भागता रहा। मैं एग्जिट तक पहुंचने ही वाला था। मैंने खुद को बचा लिया था। मैं वहां से निकलने वाला था। जैसे ही मैंने दरवाजे को पार किया, मैंने ऊपर सर उठाकर देखा कि एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड जलकर मेरे सर पर आ गिरने वाला था। और ऐसे मेरी आंख खुली। क्या ये सब एक सपना था? ये सब बहुत ही सच लग रहा था। बम्पर गाड़ी से जो चोट मुझे लगी थी वो मेरी सोच से कहीं ज्यादा थी, क्योंकि मेरे सर पर चोट आई थी, तो उस वजह से मैं बेहोश हो गया था। डॉक्टर मुझे हॉस्पिटल ले जाने ही वाले थे कि मैं खड़ा हुआ और वहां से खुद जाने के बारे में बात करने लगा। हे गाइस, अभी हम यहाँ से नहीं जा सकते। क्या तुम पागल हो? लुइस मरते मरते बचा है, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। चलो ना यार, चलो हम सब रोलर कोस्टर पर चलते हैं। नहीं, क्या तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि लुइस का एक्सीडेंट कोई इत्तेफाक नहीं था? ये जगह बहुत ही डरावनी है। मरे हुए लोगों को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा। यार सुनो, मैं ठीक हूँ, मैं रोलर कोस्टर पर जा सकता हूँ। क्या तुम्हें यकीन है लुइस? अब चलो भी यार, क्या ही हो जाएगा। मैं उन्हें उस सपने के बारे में बताना चाहता था, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं नहीं बताऊंगा। मैं इस बारे में उन्हें किसी और दिन बता दूंगा। अभी इस वक्त मैं सिर्फ रोलर कोस्टर के मजे लेना चाहता था और आराम करना चाहता था। जॉन मेरी एक्स वाइफ पैम और मेरे बेटे एमिट को अम्यूजमेंट पार्क के अंदर ले गया। ये साफ था कि वो लोग आज का दिन यही बिताने वाले थे, जिसका मतलब था कि अब मेरे पास अच्छा मौका था। मैं पिछले 2 हफ्तों से उनका पीछा कर रहा हूँ। पहले मुझे अपनी बीवी को ठिकाने लगाना था, इसलिए मैं उसके पीछे गया। हालांकि पार्क में काफी भीड़ थी, लेकिन फिर भी वॉशरूम खाली था। पैम के बाथरूम के अंदर जाने के बाद मैंने अंदर से वॉशरूम का दरवाजा बंद कर दिया ताकि कोई भी अंदर ना आ पाए। I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. देखो ये कैसे गा रही है,
इस चुड़ैल ने मेरी दुनिया तबाह कर दी और अब खुश होने का नाटक कर रही है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैंने अपना बैग खोला और उसमें से एक प्लास्टिक का बैग निकाला। तभी उसने स्टॉल कर दरवाजा खोला और मुझे देखकर चिल्ला पड़ी, माइक, तुम अंदर कैसे आए? क्या तुमने मुझे मिस किया स्वीट हार्ट? क्या तुम अभी भी मेरे लिए ही गाना गा रही थी? ओह माय गॉड, मदद करो प्लीज, कोई मेरी मदद करो। लेकिन मैंने उसे अपनी बात खत्म करने नहीं दी। मैंने उसके चेहरे पर प्लास्टिक का बैग डाला और उसका दम घोटने लगा। वो बहुत ही मुश्किल से सांस ले पा रही थी। उसका शरीर कांप रहा था। वो अपने हाथ और पैर इधर उधर चलाने लगी, लेकिन मैंने उसे जाने नहीं दिया। 7 मिनट तक संघर्ष करने के बाद पैम सुन पड़ गई। उसका बेजान शरीर मेरी छाती पर आ गिरा। मैंने उसे एक आखिरी बार गले लगाया और उसके मरे हुए शरीर को टॉयलेट सीट पर बैठा दिया। मैंने उसके चेहरे पर उस प्लास्टिक बैग को लगा रहने दिया ताकि उसका लाल चेहरा ढका रहे। ऐसा कहा जाता है कि जब आप दम घुटने की वजह से मारे जाते हैं तो आपके शरीर का सारा खून अपने चेहरे पर आ जाता है और वो लाल हो जाता है। मैंने स्टॉल का दरवाजा बंद किया और वॉशरूम से बाहर आ गया। किस्मत से अंदर जाने के लिए बाहर कोई खड़ा होकर इंतजार नहीं कर रहा था। अब बारी थी मेरे मुख्य टारगेट, मेरे बेटे एमेट की। पहले मैं उसे ढूंढ नहीं पाया, लेकिन फिर मैंने उसकी आवाज सुनी, डैड, देखो मैं उड़ रहा हूँ। एमेट बाकी बच्चों के साथ यूनिकॉर्न पर बैठकर झूल रहा था। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। जॉन कुछ दूरी पर खड़ा होकर उसकी तरफ हाथ हिला रहा था, लेकिन मैं जिस बात को सुनकर हैरान था वो ये थी कि मेरा बेटा किसी और को डैड बुला रहा था। इस बात पर कोई शक नहीं था कि पैम और जॉन ने मेरे बेटे को इन 2 हफ्तों में भड़काया था। एमेट, यही रहना, मुझे तुम्हारी मॉम को ढूंढने जाना होगा। उसने काफी वक्त लगा दिया है। तुम कहीं मत जाना, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। जॉन उस जगह से चला गया और मुझे एक आशा की किरण दिखाई दी। अब मैं अपने बेटे से बात कर सकता था। मैं उसके पास गया और जब उसने मुझे देखा तो उसका चेहरा बदल गया। उसकी मुस्कान चली गई और उसने मुझे डरी हुई आंखों से देखा। एमेट, बेटे, मैं तुम्हारा डैड हूँ। उसके झूले के समय खत्म हो गया और एमेट नीचे उतर गया। तुम मेरे डैड नहीं हो। मॉम चाहती है कि मैं तुमसे दूर रहूं। नहीं, देखो मॉम गलत थी, वो बस गुस्सा है। लेकिन तुमने उन्हें मारा। मैंने उन्हें रोते हुए सुना था जब तुम शराब पीकर घर आए थे। मैंने तो बहुत सारा संतरे का जूस पी लिया था एमेट। उससे डैडी बुरे आदमी कैसे बन सकते हैं? मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ, लेकिन पहले मुझे तुम्हारे लिए एक आइसक्रीम लेने दो, ठीक है? एमेट ने आसपास देखा और फिर कुछ सेकंड्स तक सोचता रहा। ठीक है। बहुत बढ़िया, आओ मेरे साथ। बहुत टाइम के बाद मेरे बेटे ने मेरा हाथ पकड़ा था। मेरी चुड़ैल जैसी बीवी ने मेरे मासूम बेटे के दिमाग में झूठ भर दिया था और अब उसे लगने लगा था जैसे कि मैं कोई दुश्मन हूँ। मैं उसके लिए आइसक्रीम लाया और फेरी व्हील के पास बने बेंच पर उसके साथ बैठ गया। मैं अपना हाथ उसके सर पर बड़े ही प्यार से सहला रहा था। एमेट, क्या तुम मेरे साथ एक शानदार जगह पर चलना चाहोगे? कहाँ? एक बड़े से घर में जहाँ मछलियों के लिए तालाब भी है। तुम सारा दिन उन्हें खाना खिला सकते हो। लेकिन डैडी का क्या? उन्होंने कहा था कि मैं पार्क से बाहर ना जाऊं। वो तुम्हारे डैड नहीं है एमेट, मैं हूँ। लेकिन पुलिस ने कहा कि तुम हमारे लिए अच्छे आदमी नहीं हो। वेल, वो गलत है और इसी तरह तुम्हारी मॉम भी। लेकिन अब वो मेरे रास्ते का कांटा नहीं बनेगी। आओ अब चले। मैंने एमेट का हाथ पकड़ा और उसके साथ चलने लगा, लेकिन वो वहां से नहीं उठा। नहीं, मैं तुम्हारा डैड हूं बेटे, आओ मेरे साथ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता, छोड़ दो मुझे। लेकिन क्यों? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, तुम मेरे बेटे हो। छोड़ो मुझे वरना मैं चिल्ला दूंगा। मैंने अपनी तिरछी नजरों से देखा तो कोने में 3 पुलिस वाले मुझे और एमेट को देख रहे थे। अगर वो चिल्लाएं तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। तो अब मामला इतना खराब हो गया था कि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। ओके, तो तुम्हें पार्क छोड़कर नहीं जाना, तो क्या तुम अपने असली डैड के साथ एक आखिरी झूला झूलना चाहोगे? कौन सा झूला? क्यों ना हम फेरी व्हील्स पर चलें? लेकिन मुझे उस पर डर लगता है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ कर रखूंगा, ठीक है? हम फेरी व्हील पर चल गए। झूला धीरे धीरे ऊपर जाने लगा और तभी मैंने जॉन को चिल्लाते हुए सुना। वो रहा वो, उसने मेरी बीवी को जान से मार डाला और अब वो मेरे बेटे को भी मारना चाहता है। एमेट! सुरक्षाकर्मी फेरी व्हील के नीचे आकर खड़े हो गए। हम झूले के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर थे जहां से पूरा पार्क दिखाई दे रहा था। लेकिन उससे पहले कि वो हमें नीचे उतार पाते, मैं चिल्लाया, इस झूले को नीचे मत ले जाना वरना मैं इस बच्चे को धक्का दे दूंगा। नहीं, रुको! एमेट रोने लगा, लेकिन मैंने निश्चय कर लिया था, इस बार मैं अपने बेटे को मुझे छोड़कर जाने नहीं दूंगा। मैं अपनी जान दे दूंगा और उसे अपने साथ ले जाऊंगा।
लेकिन जिंदगी में वैसा नहीं होता जैसे हम सोचते हैं। जैसे ही मैंने एमेट का हाथ पकड़कर उसके साथ भागने के बारे में सोचा, उसने डर के मारे मुझे धक्का दे दिया। मैं अपना संतुलन खो चुका था और उसके छोटे पसीने वाले हाथ मेरे हाथ से फिसल गए। जब मैं गिर रहा था तो मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे और मुझे आखिरी बार गिरते हुए देखा। मैं फेरी व्हील के सबसे ऊपर वाले हिस्से से गिरा, लेकिन मैं मरा नहीं। अब मैं इस पागल खाने में रहता हूँ। मैं ना चल सकता हूँ और ना हिल सकता हूँ। मैं सारा दिन व्हील चेयर पर बैठा रहता हूँ। मुझ पर एक हत्या और एक बच्चे को अगवा करने का इल्जाम लगाया गया था, लेकिन मेरी हालत देखकर मुझे फांसी की सजा नहीं दी गई। मैंने अपना परिवार और जिंदगी दोनों खो दी। अब मैं अपने बेटे को वापस पाने की उम्मीद खो चुका हूँ। आखिरकार मैं एक बहुत ही बुरा डैड और उससे भी बुरा पति था। मैंने हर तरह की गलत चीज की और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी मेरी ये कहानी देख रहे हैं वो मेरी तरह ये गलती ना दोहराएं। जब तक आपके पास समय है तब तक आप अपने परिवार को गले लगाकर रखें।